23 मार्च 1931 ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि भारत के दिल पर लिखी गई तारीख है। कुछ तारीखें कैलेंडर पर लिखी होती हैं, कुछ देश के दिल पर। और आज बात ऐसी एक तारीख की, लेकिन उससे पहले एक सवाल भी। क्या आपको पता है अंग्रेज़ों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय वक्त से पहले ही फांसी आखिर क्यों दे दी? उस रात जेल के अंदर आखिर क्या हुआ? और क्यों आज भी 23 मार्च भारत की सबसे दर्दनाक तारीख में गिनी जाती है? अगर ये ऐसी कुछ सवाल जिसका जवाब आपको ना पता हो तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चुरहे। आज का ये वीडियो सिर्फ एक शहादत की कहानी नहीं बल्कि उस दिन की कहानी है जिसने भारत के दिल में हमेशा हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी। आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल अंदर 3 युवकों को बताया जाता है कि वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। इसमें से एक की उम्र से जो लोग सुनते हैं उससे वो आश्चर्य करते हैं कि आखिर इतनी कम उम्र के ये युवक, 23 साल। नाम शिवराम राजगुरु, उनके साथ भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर शहीद शब्द का पर्याय बन गया। तीसरा नाम सुखदेव। और ये समझने के लिए कि इन युवकों ने ये रास्ता आखिर क्यों चुना, हर एक की परिस्थिति को भी समझना जरूरी है। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 1908 में महाराष्ट्र के खेड़ नाम के बहुत ही छोटे से कस्बे में हुआ। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। कम उम्र में ही पिता को उन्होंने खो दिया। बाद में बड़े भाई के सख्त अनुशासन में वो पले बढ़े और फिर उन्होंने वाराणसी में संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की। उनकी भेंट चंद्रशेखर आजाद से हुई, दूसरे स्वतंत्रता सेनानी से भी हुई। वाराणसी से दूर एक और लड़का ऐसे ही माहौल में बड़ा हो रहा था जहां बगावत विरासत में उसे मिली थी, और नाम भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के बंगा गांव में एक परिवार में हुआ जो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से समर्पित परिवार था। पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जाने माने क्रांतिकारी उस दौर के। और कहा यह जाता है कि बचपन में ही भगत सिंह ने अपने पिता से कहा था कि वो खेत में बंदूकें उगाना चाहते हैं ताकि वो अंग्रेज़ों से लड़ सकें, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि खेती में जब बीज बोए जाते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा और पैदावार होती है। और कुछ यही जज्बा था, यही मंसूबा था भगत सिंह का। इसलिए उन्होंने खेतों में बंदूकें बोने की बात कही थी। और ऐसे में वो ये चाहते थे कि वो इन बंदूकों के ज़रिए अंग्रेज़ों से लड़ सकें, उन्हें देश से बाहर निकाल सकें। हो सकता है ये कहानी कुछ हद तक के एक किंवदंती भी हो, लेकिन ये उस घर के माहौल की एक सच्ची झलक ज़रूर दिखाती है। इसमें भगत सिंह पल और बढ़ते दिखाई दिए थे। पंजाब के ही लुधियाना में 23 मार्च 1931 का एक और पात्र पल रहा था। नाम सुखदेव थापर। जन्म 15 मई 1907 को। जन्म के 3 महीने पहले ही पिता का निधन हो गया। चाचा लाला अचिंत राम ने सुखदेव को पाला पोसा। चूंकि लाला अचिंत राम खुद कट्टर राष्ट्रवादी थे और इसीलिए सुखदेव पर भी उनके चाचा का गहरा प्रभाव पड़ा। अलग अलग प्रांत लेकिन एक सा परिवेश। तभी भारत माता के 3 सपूतों का एक ही लक्ष्य, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना। और इस कहानी का कोई भी विवरण 13 अप्रैल 1919 को घटे जलियांवाला बाग को छोड़ करके पूरा नहीं हो सकता। जनरल ओडायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा के लिए जुटे निहत्थी भीड़ पर जबरदस्त गोलियां बरसाई और अपने खूनी इरादे जाहिर कर दिए। और उसी पीढ़ी के युवा भारतीयों के लिए जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं रही थी, वो एक निजी हमला था। और उसी ने हिंदुस्तानियों में यह विश्वास पक्का किया कि ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ याचिकाओं या फिर धैर्य से कभी भी नहीं हटने वाला है। 1920 के दशक में इसके मध्य तक आते आते इस विश्वास का एक नाम
और एक संगठन बन चुका था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA बना। इसका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को बाहर देश से निकालना नहीं था, बल्कि समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर इनके संस्थापक एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो औपनिवेशिक शासन और अपने ही लोगों के आर्थिक शोषण दोनों से इन्हें मुक्ति दिला सके। भगत सिंह इसकी सबसे मुखर आवाज में से एक थे। राजगुरु, जो क्रांतिकारी हलकों में अपने साहस और निशानेबाजी के लिए जाने जाते थे और इसके सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ताओं में से एक थे, जबकि सुखदेव प्रमुख रणनीतिकार माने जाते थे। वो घटना जिन्हें इन तीनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था, 1928 में वो घटना घटी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में देश के सबसे सम्मानित नेताओं में शुमार लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अब जो नहीं जानते उन्हें यह भी बता दें कि कमीशन दरअसल भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनमें एक भी भारतीय मौजूद नहीं था और पुलिस ने इसका जवाब लाठीचार्ज से दिया। लाला लाजपत राय बार बार लाठियों से पीटा गया। कुछ हफ्तों बाद इन्हीं चोटों की वजह से उनका निधन हो गया। अब इधर HSRA के युवा सदस्यों ने ये सिर्फ एक निजी दुख नहीं था उनके लिए, जिनके दिल में कुछ उबल रहा था, ये एक उनके लिए चुनौती थी। साम्राज्य को ये जताना जरूरी था कि भारतीय नेताओं पर हिंसा को अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक नई पौध पनप रही है, एक नई जवानी अंगड़ाई ले रही है। योजना बनाई गई। लाठी चार्ज के जिम्मेदार ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मार दिया गया, लेकिन लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर निशाना तय करने की अफरा तफरी में क्रांतिकारियों ने गलत शख्स पर गोली चला दी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सैंडर्स को निशाना बनाया गया। 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने पहली गोली चलाई। भगत सिंह ने उनका साथ दिया और एक तीसरे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने पीछा करने वाले एक कांस्टेबल को मार गिराते हुए भागते समय अपने साथियों को कवर फायर भी दिया। गोली भले ही गलत आदमी को लगी, लेकिन संदेश बिल्कुल वहीं पहुंचा जहां पहुंचाना मकसद था। ब्रिटिश शासन हिल गया। सैंडर्स की हत्या के बाद इन क्रांतिकारियों के लाहौर से भागने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। भगत सिंह ने सूट बूट और हैट पहन करके एक आधुनिक जेंटलमैन का रूप धारण कर लिया। लाहौर से सुरक्षित ट्रेन के जरिए वो बाहर निकल गए और उनके साथ दुर्गा भाभी भी थी, जिन्होंने गोद में अपने बेटे सचिन को लिया था। दोनों ने एक युवा आधुनिक पति पत्नी का रूप धर लिया, जबकि शिवराम राजगुरु उनके सामान उठाने वाले नौकर बन गए और चंद्रशेखर आजाद एक साधु के वेश में अलग ही रूप में नजर आए। 1929 की शुरुआत तक के तो यही HSRA के पास में एक नई और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण योजना थी। किसी को मारना नहीं, बल्कि सुना जाना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के सेंट्रल में लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस गए और सदन के फर्श पर 2 हल्के असर वाले बम फेंक दिए। और इनका मकसद भी जान लेना बिल्कुल नहीं था कि वो किसी की हत्या करने के लिए बम फेंक रहे थे, बल्कि मकसद था वही शोर पैदा करना जिससे अंग्रेजों के कान के पर्दे फट जाएं। और इसके बाद उन्होंने पर्चा भी हवा में उछाल दिया। वहां नारा लगाया जो साम्राज्य से भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाला था, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, गिरफ्तार होना चाहते थे। वो मुकदमे का सामना करना चाहते थे और अदालत को एक इस तरह के मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे जहां वो हिंदुस्तानियों की आवाज बुलंद कर सकें। भारतीय जनता के सामने खुद ब्रिटिश शासन को कटघरे में उनको खड़ा करना, यही मकसद था इस पूरी योजना का। योजना काम कर गई। भगत सिंह की गिरफ्तारी सुर्खियों में छा गई। पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हुई और सिर्फ भारत में ही नहीं, यहां से लेकर इंग्लैंड तक। इसकी जांच के दौरान अंग्रेजों ने आखिरकार इनके तार सैंडर्स हत्या से भी जोड़ दिए। सितंबर 1929 में राजगुरु पुणे में गिरफ्तार कर लिए गए और इसके बाद शुरू हुआ
लाहौर षड्यंत्र केस। यह मुकदमा जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सैंडर्स हत्याकांड में आरोपी कई दूसरे लोगों की किस्मत तय करने वाला था, लेकिन फैसला आने से पहले ही कैदियों ने एक बिल्कुल ही अलग लड़ाई लड़ी। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने बुनियादी सम्मान की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। बेहतर खाना चाहिए, किताबें, अखबार, इन तमाम चीज़ों की मांग की। कहा कि ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और उसी तरह से अपराधों के लिए बंद यूरोपीय कैदियों के बराबर व्यवहार वो चाहते थे। यह हड़ताल महीनों तक चली। एक साथी जतेंद्र नाथ दास ने तो 63 दिनों तक बिना अन्न ग्रहण किए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। जतेंद्र नाथ की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुकदमे का फैसला आने से पहले ही अंग्रेज सरकार के इन कैदियों को राष्ट्रीय बलिदान का प्रतीक बना दिया। ब्रिटिश सरकार, जो कि इस मुकदमे को पहले से भी ज्यादा तमाशा बनने से बचना चाहती थी, वो खास तौर पर इस केस को तेजी से निपटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में नियम में बदलाव करने लगी और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला भी आ गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी 24 मार्च 1931 को तय की गई कोर्ट के मुताबिक, लेकिन जनता के आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे गुपचुप तरीके से कई घंटे पहले ही कर दिया। यानी कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर भी अंग्रेजी शासन ने अमल नहीं किया। उसमें भी हुई 420। 23 मार्च की शाम ही तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई। चश्मदीदों और बाद के विवरणों के मुताबिक वो फांसी के तख्ते तक क्रांतिकारी के नारे लगाते रहे। विवरणों के मुताबिक उस रात जेल अधिकारियों ने शवों को गुपचाप बाहर निकालने के लिए जेल की पिछली दीवार भी तोड़ी और फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब स्थानीय निवासियों को इस बात का पता चला, तब भी कहा जाता है कि तीनों शव जल ही रहे थे। अधिकारी अधूरा अंतिम संस्कार छोड़कर वहां से भाग निकले। अंग्रेज सोच रहे थे कि उन्होंने एक आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन सच ये था कि उन्होंने एक महागाथा की यहीं से शुरुआत कर दी। शहादत ने क्रांति को और बड़ा बना दिया और उनकी शहादत की ये चिंगारी शोला बन गई। सतलुज नदी के किनारे वो जगह जहां शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया, आज हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में पूरी तरह से संरक्षित है, जहां पर हर साल 23 मार्च को देशवासी जुटते हैं, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अब सवाल ये कि क्यों आज भी 23 मार्च की तारीख भारत की आत्मा को छू जाती है? तो जवाब है 23 मार्च 1931 साहस की तारीख है, बलिदान की तारीख है, भारत की चेतना की तारीख है। और इस दिन हमें याद आता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी। किसी ने अपनी जवानी दी तो किसी ने अपना भविष्य बिछा दिया, किसी ने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। तब जाकर हमें खुली हवा में सांस लेना नसीब हुआ। 23 मार्च हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हमें डरना नहीं, सवाल करना सिखाया, देश से प्यार करना सिखाया, वतन पर जान निसार करना सिखाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं, उनकी सोच को समझना, उनके बलिदान को महसूस करना और उनके सपनों का भारत बनाना, यही सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें होगी। मैं हूं प्रशांत जुरहे और स्क्रिप्ट लिखी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हमेशा हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।